हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपकी परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं और उसी कड़ी में घटना चक्र के द्वारा जो हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी क्रम में आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर इतिहास के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं को कंप्लीट कर दिया जाए एक वीडियो में। और जो आपकी मांग थी उसी मांग को पूरा करते हुए घटना चक्र के द्वारा एक नया सीरीज स्टार्ट किया गया है, मतलब नई वीडियो एक लाई गई है जो आपके इतिहास का भाग है, इतिहास भाग से संबंधित है। आपकी परीक्षा में इतिहास से लगभग 30 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो आधुनिक भारत का होता है। आधुनिक भारत में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन जिन टॉपिकों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम इस वीडियो में उन्हीं टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण वीडियो होगा, जहां से अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो इस वीडियो से यकीन मानिए कि आपके परीक्षा में 10 से 12 क्वेश्चन इतिहास के सही ही होंगे। ये 10-12 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं, परीक्षा में डायरेक्टली आते हैं। ये एक वीडियो आपके इतिहास की समग्र तैयारी करवा देगा। हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? सबसे पहले वायसराय गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए, किन किन कारणों से वो महत्वपूर्ण रहे, यहां से चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे गवर्नर जनरल कौन सा। और देखिए सबसे खास बात क्या है, जब मैं गवर्नर जनरल के बारे में बताता जाऊं तो अपने माइंड में क्रोनोलॉजी सेट करते जाइएगा कि किस गवर्नर जनरल के बाद कौन से गवर्नर जनरल आए। एग्जाम में गवर्नर जनरल की क्रोनोलॉजी भी आपसे परीक्षा में इस बार पूछी जा सकती है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसको, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग की बात करेंगे, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग, अब वॉरेन हेस्टिंग्स के देखिए तो इनका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड 1773 से लेकर 1785 तक इनका टाइम पीरियड है। कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं इनके कार्यकाल में घटी वो देख लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था, ठीक है। 1781 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल और कलकत्ता का जो उच्च न्यायालय था, तो उनके जो काउंसिल के मध्य जो शक्तियां थी, शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से 1781 के अधिनियम के अंतर्गत ही किया गया था। और ये अधिनियम किसके कार्यकाल में आया था? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पे आया था, ठीक है। आगे देखें 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? वो भी वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में आया था। 1774 में रोहिल्ला का युद्ध इसी के टाइम पीरियड में होता है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में ही रोहिल्ला का युद्ध होता है। आगे देखें 1785 से 82 के बीच प्रथम मराठा युद्ध, ठीक है, तथा 1782 में जो सलवाई की संधि होती है उस टाइम गवर्नर जनरल कौन रहता है? तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 1780 से 84 के बीच में द्वितीय मैसूर युद्ध के टाइम पीरियड में अगर जो बात करें तो गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। आगे देखें बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध इसके थे। नंद कुमार को फांसी दी गई इसी दौरान, ठीक है। पहली न्यायिक फांसी किसको दी गई थी? नंद कुमार को ऑफिशियली पहली न्यायिक फांसी नंद कुमार को ही दी गई थी। आगे देखें अवध के बेगमों से जाति, जो अवध की बेगमों का जो सोना इत्यादि सामान था वो हड़पने का कार्य किसके टाइम पीरियड में? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। इसके कारण क्या हुआ था? इनके कारण हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया था। याद रखना जो हेस्टिंग्स था इसी पर बर्क के द्वारा जो इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग पर पहली बार महाभियोग चलाया गया था। आगे देखें 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई, ठीक है। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव किसके टाइम पीरियड में? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में रखी गई, ठीक है। आगे देखें बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसके टाइम पीरियड पर? वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखें कलकत्ता में सदर दीवान और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना किसके टाइम पीरियड में की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में की गई थी। तथा कलकत्ता को बंगाल की राजधानी किसने घोषित किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने ही कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया था। तो यहां पे गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल में घटित प्रमुख घटनाओं को हमने चर्चा कर ली और यहां से आपके पीवाईक्यू में हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला नाम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम देख लेते हैं, कब से कब उनका टाइम पीरियड है। 1786 से 1793 तक इनका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। इसके कार्य क्या है, उन कार्यों को देख लेते हैं एक बार। तृतीय मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर होता है, कब? 1790 से 1792 के बीच में। और इसी के टाइम में देखा जाए तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होती है 1792 में कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में होती है, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था, ठीक है। आगे देखें
कार्नवालिस कोड का निर्माण, ठीक है, 1793 में किया गया। याद रखना, कार्नवालिस कोड कब अस्तित्व में आया था? 1793 में अस्तित्व में आया था, लॉर्ड कार्नवालिस के कार्यकाल में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण की बात की गई थी। जो कार्नवालिस कोड था उसी में सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण की बात की गई थी कार्नवालिस कोड में। आगे देखें, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त है वो 1793 में लागू हुआ। किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम पीरियड पे, ठीक है। आगे बात करें, प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाओं का प्रारंभ किसके टाइम पीरियड में होता है? यह भी लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम पीरियड पर होता है। कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार पर रोक किसने लगा दिया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने लगा दिया था, और यह पीवाईक्यू में आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है, कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। आगे देखें, 1805 में गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है। कौन सा जो वाइस गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में होती है? 1805 में गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है, और गाजीपुर में इसकी कब्र है। आगे देखें, जॉन शोर के बारे में जान लेते हैं। इसका टाइम पीरियड 1793 से 1798 के बीच में इसका टाइम पीरियड था। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो 1793 का चार्टर अधिनियम इसी के उसमें आया था कार्यकाल में, ठीक है, जॉन शोर के टाइम पीरियड में। आगे देखें, निजाम और मराठा के बीच में खरदा की लड़ाई, ठीक है, खरदा की लड़ाई किसके बीच में होती है? निजाम, जो हैदराबाद के निजाम थे, और मराठों के बीच में खरदा की लड़ाई होती है 1795 में। आगे बात करें, अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप, ठीक है, अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप जो किया था जॉन शोर ने सबसे पहले किया था। उसके बाद देखें, इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय किसके द्वारा किया गया? तो जॉन शोर के द्वारा ही इलाहाबाद का कंपनी के शासन में विलय कर लिया गया। आगे सबसे महत्वपूर्ण नाम आ जाता है लॉर्ड वेलेस्ली का। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहता है। सहायक संधि नीति का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? 1798 में इसी के द्वारा किया गया था। सबसे पहले यह संधि किसके द्वारा की गई? तो हैदराबाद के निजाम से की गई, ठीक है, हैदराबाद के निजाम से सबसे पहले सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, ठीक है। तो यहां पे हमने ये पॉइंट देख लिया। आगे देखें, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए आगे बात करें। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड पे हुआ। वही हम बात करें, द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। टाइम पीरियड याद रखना, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है आपसे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था द्वितीय मराठा युद्ध? तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में। आगे हम बात करें, तंजौर, ठीक है, तंजौर 1799, सूरत 1800 एवं कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में लिया गया। तंजौर, सूरत और कर्नाटक का प्रशासन अपने हाथ में किस गवर्नर जनरल ने लिया था? ठीक है, तो यहां पे बात करें लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। बसीन की संधि किसके टाइम पीरियड में हुई थी? तो बसीन की संधि 1802 में हुई थी। याद रखना कब हुई थी? बसीन की संधि 1802 में हुई थी, और ये किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में हुई थी, ठीक है। आगे बात करें, अगला हमारा गवर्नर जनरल कौन सा है? बार्लो, ठीक है, बार्लो के बारे में जान ले सर, जॉर्ज बार्लो। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक? 1805 से 1807 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। और इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ? रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था ये। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? सबसे पहले जॉर्ज बार्लो ने अपनाई। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके टाइम पीरियड में? 1806 में हुआ था। याद रखना वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, डेट याद रखना, 1806 में हुआ था। किसके टाइम पीरियड में? जॉर्ज बार्लो के टाइम पीरियड में। उसके बाद अगर हम देखें, लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में जान ले। 1807 से 1813 के बीच में ये गवर्नर जनरल रहता है। और इसी के टाइम पीरियड में क्या होता है? रणजीत सिंह के साथ संधि जो होती है वो इसी के टाइम पीरियड में होती है। रणजीत सिंह के साथ संधि किस गवर्नर जनरल ने की थी? अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि होती है 1809 में, ठीक है। रणजीत सिंह के टाइम पीरियड में 1809 में ये संधि की थी लॉर्ड मिंटो प्रथम ने, ठीक है। आगे देख लेते हैं हेस्टिंग्स के बारे में, ठीक। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक ये रहता है गवर्नर जनरल। इसी के टाइम पीरियड में अंग्रेज नेपाल युद्ध होता है 1814 से 1816 में। और सुगौली की संधि कब होती है? 1816 में सुगौली की संधि होती है, ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध के अंतर्गत। उसी के बाद देखा जाए तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1819 में, तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय हो जाता है। बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में होती है। किसके टाइम पीरियड पे? हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे। आगे देखें, पिंडारियों का दमन इसी के कार्यकाल में होता है 1817 से 1818 के बीच में। आगे देखें, सिंधिया के साथ संधि 1817 में किसके द्वारा की जाती है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है?
मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, कब लागू की गई? 1820 में। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। आगे बात करें लॉर्ड एमरहर्स्ट, एमरहर्स्ट के बारे में जान लेते हैं, लॉर्ड एमरहर्स्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखें 1823 से 1828 इसका कार्यकाल है। प्रथम बर्मा युद्ध, ठीक है, प्रथम बर्मा युद्ध जो होता है 1824 से 1826 के बीच में, किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड एमरहर्स्ट के टाइम पीरियड पे होता है। आगे देखें भरतपुर का अधिग्रहण जो होता है 1826 में, एमरहर्स्ट के टाइम पीरियड में ही किया जाता है, ठीक है। अगला नाम किसका है? लॉर्ड मेटकाफ का। कब से कब तक? 1835-36 में इसका टाइम पीरियड है। 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई। प्रेस एक्ट किसके अंतर्गत पारित हुआ? लॉर्ड मेटकाफ ने पारित किया था, इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला पॉइंट देखें लॉर्ड ऑकलैंड, कब से कब तक? 1836 से 42 तक रहता है। प्रथम अफगानिस्तान, जो प्रथम अफगान युद्ध था, आंग्ल अफगान युद्ध, वो ऑकलैंड के टाइम पीरियड में होता है और इसी के टाइम पीरियड में ही रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में, ठीक है। आगे देखें लॉर्ड एलनबरो, एलनबरो जो है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक? 1842 से 1844 तक। सिंध का विलय हो जाता है 1843 में, इसी के टाइम पीरियड पर। ग्वालियर के साथ भी जो युद्ध होता है वो 1843 में इसी के टाइम पीरियड पर होता है, लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे। नेक्स्ट हमारा है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। अब लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है इसका कार्यकाल कब से कब तक? 1844 से 1848 तक। इसमें क्या क्या घटनाएं होती देख लेते हैं। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध जो होता है, आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वो 1846 एवं लाहौर की संधि जो होती है वो 1846 में, किसके टाइम पीरियड पे? वो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड पे होती है। सामाजिक सुधार तथा बालिका हत्या तथा नरबली की प्रथा पर रोक इसी के टाइम पीरियड पर लगाई जाती है, ठीक है। सामाजिक सुधार का जो कार्य होता है वो कहां से प्रारंभ होता है? लॉर्ड हार्डिंग से ही प्रारंभ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक? 1848 से 1856 तक इसका कार्यकाल रहता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वो इसी के टाइम पीरियड पे 1848 से 1849 के बीच में होता है तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 में इसी के टाइम पीरियड पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो निचले बर्मा तथा पेगू पर अधिग्रहण 1852 में किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का शुभारंभ, जिसके अंतर्गत सतारा 1848 में, जैतापुर एवं संबलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में तथा अवध 1856 में कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। और ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये क्रोनोलॉजी आपके एग्जाम में पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, किसका विलय कब हुआ, ठीक है। ये आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहला किसका विलय किया गया था? जो सतारा है उसका विलय किया गया था, ठीक है। उसके बाद जैतापुर संबलपुर का विलय 1849 में होता है, उदयपुर, फिर झांसी, फिर उसके बाद नागपुर और अवध। सजैस बहुजाना इसका शॉर्टकट होता है, याद रखिएगा। आगे देखें वुड की शिक्षा संबंधित डिस्पैच कब आया था? वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में, इसी के टाइम पीरियड पे आया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। तथा स्थानीय भाषा में स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना, मतलब जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, वुड डिस्पैच का मूल रूप से उद्देश्य यह था कि जो प्राइमरी शिक्षा होती है वो स्थानीय भाषा में दी जाए तथा जो हायर एजुकेशन है उसको अंग्रेजी भाषा में दी जाए, ठीक है। चलिए आगे देखें रेलवे माइन्यूट या स्मरण पत्र 1853 में इसी के टाइम पीरियड में आता है और 1853 में बंबई से थाड़े के मध्य प्रथम रेल चली, ठीक है। दूसरी कब चली थी? 1854 में कोलकाता से रानीगंज के मध्य चली थी। तो याद रखना जो पहली रेल चलाई गई थी वो किसके टाइम पीरियड में चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में 1853 में बंबई से थाड़े के बीच चलाई गई थी। ये आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। साथ ही साथ दूसरा कब चलाया गया था, ये आपके भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य में चलाई गई थी, ये पॉइंट याद रखना। आगे देखें टेलीग्राफ एवं डाक सुधार 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बंबई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ कर दी गई, ठीक है। कितने पैसे पर? 2 पैसे पर आप राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी डाक भेज सकते थे। यह सुविधा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। आगे देखें गंगा नहर को खोल दिया गया 1854 में। गंगा नहर किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में खोला गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में खोला गया। आगे देखें प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना। आधुनिक काल में अगर जो देखा जाए तो लोक निर्माण विभाग का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक विभाग में लोक निर्माण विभाग का जनक कहा जाता है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का जनक आधुनिक युग में किसको कहा गया? भारत के संदर्भ में डलहौजी को कहा गया। अगर हम मध्यकालीन की बात कर लें तो फिरोज शाह तुगलक जो था जिसने पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी, ठीक है।
मध्यकालीन भारत में। पीडब्ल्यूडी का जनक किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। आगे देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में आया था, किसके टाइम पीरियड में आया था? वो डलहौजी के टाइम पीरियड में ही आया था। पेशवाओं की पेंशन की समाप्ति किसने कर दी थी 1853 में? तो डलहौजी ने ही पेशवाओं के पेंशन को समाप्त कर दिया था। तो ये पॉइंट हमने देख लिया जो इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित, और यहां से आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं लॉर्ड कैनिंग। अब कैनिंग जो है गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल था, इससे संबंधित पॉइंट्स देख लेते हैं। गवर्नर जनरल के रूप में 1856 से 57 के बीच में गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल रहता है। इसी के टाइम पीरियड में अगर जो देखा जाए तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बंबई 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में? कैनिंग के टाइम पीरियड में होती है। और 1857 का विद्रोह भी इसी के टाइम पीरियड पर होता है, जिस विद्रोह के बाद, जब विद्रोह खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है? जो कंपनी है, कंपनी का जो शासन है वो इंग्लैंड की जो सरकार है वो अपने हाथों में ले लेती है, और जो गवर्नर जनरल थे उनका पद परिवर्तित करके क्या कहा जाने लगा? उनको वायसराय कहा जाने लगा। तो वायसराय के रूप में पहला वायसराय कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग होता है। इसका टाइम पीरियड वायसराय के रूप में कब से कब तक? 1858 से 62 तक होता है। इसके जो कुछ प्रमुख कार्य हैं उन कार्यों को देख लेते हैं। 1858 में भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1858 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में इसी के टाइम पीरियड पर गया। यूरोपीय सेना के द्वारा जो श्वेत विद्रोह हुआ था 1859 में, वो किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे ही हुई थी। अगला देखें, नागरिक विधि संहिता 1859 में, ठीक है, 1859 में। उसके बाद भारतीय दंड संहिता 1860 में, तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 में। ठीक है, ये किसके टाइम पीरियड में तीनों संहिताएं लागू हुई? लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पीरियड में ये तीनों संहिताएं आई थी। आगे बात करें, भारत शासन अधिनियम 1861 किसके टाइम पीरियड पे आया? ये भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे ही आया, और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में ही पुलिस विभाग का गठन किया गया था। जो पुलिस विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इसका गठन किस वायसराय के कार्यकाल में किया गया? तो वायसराय था उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग। आगे देखें, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बारे में जान लेते हैं। इसका टाइम पीरियड 1862 से 1863 के बीच में रहता है। इसे बात करें तो वहाबी आंदोलन जो होता है वो इसी के टाइम पीरियड पे होता है। आगे बात करें, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबीलाई तथा दमन के लिए चलाया गया अम्बेला अभियान। क्या? कौन सा अभियान? अम्बेला अभियान किसके द्वारा? लॉर्ड एल्गिन के द्वारा चलाया जाता है। जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के जो कबीलाई क्षेत्र थे, कबीलियाई क्षेत्र थे, वहां पर जो अशांति थी उसके दमन के लिए, ठीक है, अम्बेला अभियान किसके द्वारा? एल्गिन प्रथम के द्वारा चलाया गया। आगे देखें, लॉर्ड जॉन शोर। अब लॉर्ड जॉन शोर था, इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। 1864 से 1869 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। भूटान का युद्ध 1865 में इसी के कार्यकाल में होता है। अगला देखें, कलकत्ता, बंबई, मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना। इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में हुई थी? तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड में हुई थी। आगे देखें, लॉर्ड मेयो, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है लॉर्ड मेयो का। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसके टाइम पीरियड में हुई थी? तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, किस लिए ये जो मेयो कॉलेज था इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? राजनीतिक प्रशिक्षण देने के, जो युवराज होते थे उनको राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। आगे बात करें, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में होती है? लॉर्ड मेयो के ही। और लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में देखा जाए तो कृषि एवं वाणिज्य विभाग की भी स्थापना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ भी लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में होती है, और ये प्रारंभ जो होता है वो 1871 में होता है। 1871 में भारत की प्रथम जनगणना किसके टाइम पीरियड में हुई? तो लॉर्ड मेयो के ही टाइम पीरियड में हुई। ये आपके पीवाईक्यू में कई बार पूछा जा चुका है। साथ ही साथ राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ, राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अब इनके बारे में देख लेते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 में होती है। बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा इन्हीं के टाइम पीरियड में, और पंजाब में कूबा आंदोलन जो होता है वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पीरियड पे ही होता है। ठीक है, उसके बाद आता है लॉर्ड लिट्टन। अब लॉर्ड लिट्टन जो है ये आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। 1876 से 1880 इसी के टाइम पीरियड पर था, विवादित वायसराय था। 1876 से 78 के बीच में भयंकर दुर्भिक्ष जिससे मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद,
मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुए। रिचर्ड स्ट्रेची थे, ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति जो होती है वो लॉर्ड लिट्टन के टाइम पीरियड में हुई थी, और ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये अकाल आयोग जो था वो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था 1878 में। उस टाइम पे गवर्नर जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड लिट्टन था, ठीक है। आगे देखें, राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 किसके टाइम पीरियड में आया था? लॉर्ड लिट्टन के टाइम पीरियड में आया था। उसके बाद अगर जो देखा जाए तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि धारण की, ठीक है। इसी के दौरान जो विक्टोरिया है, महारानी विक्टोरिया, वो कैसरे हिंद की उपाधि धारण करती हैं, और इसके लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 लाया गया था। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में? तो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो 1878 में आता है। कब आता है? 1878 में आता है, और उस टाइम पे गवर्नर जो वायसराय था वो कौन था? वायसराय था, ठीक है, लॉर्ड लिट्टन, ठीक है। आगे देखें, आर्म्स एक्ट कब आता है? 1878 में आता है। किसके टाइम पीरियड पे? वायसराय जो था उस टाइम पे लॉर्ड लिट्टन था, ठीक है। उसके बाद देखें, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड लिट्टन के ही टाइम पीरियड पे होता है। तो यहां पे हमने लिट्टन से संबंधित कुछ पॉइंट्स को जान लिया। अब आते हैं लॉर्ड रिपन किन किन कारणों से चर्चा में रहे देख लेते हैं, ठीक है। लॉर्ड रिपन, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक? 1880 से 1884 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। पहली बात करें तो अफगानिस्तान की संधि जो होती है, अफगानिस्तान की संधि 1881 में इन्हीं के टाइम पीरियड में होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो मैसूर के शासक, ठीक है, मैसूर के शासक की गद्दी पर वापसी 1881 में रिपन के टाइम पीरियड पे ही होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम था वो कब आया था? 1881 में। कब? 1881 में आया था, और उस टाइम पर वायसराय कौन था? तो वायसराय रिपन था। इसको सरोजिनी नायडू ने सज्जन रिपन की उपाधि भी प्रदान की थी। आगे देखें, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति कब होती है? 1882 में होती है। याद रखना, 1882 में जो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। आगे देखें, वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को नियमितीकरण किसके द्वारा किया गया? रिपन के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थानीय स्वशासन संबंधित सरकारी प्रस्ताव 1882 में किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ही लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग, ठीक है, जो शिक्षा आयोग था वो किसकी अध्यक्षता में? विलियम हंटर की अध्यक्षता में आया था। कब? 1882 में। और किसके कार्यकाल में? तो रिपन के कार्यकाल में ही ये आया था, ठीक है। आगे देखें, इल्बर्ट विल विवाद 1883-84 में आया था, और इसी इल्बर्ट विल विवाद के कारण लॉर्ड रिपन ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, वायसराय पद से इस्तीफा दे दिया था, अपना पद छोड़ दिया था। तो यहाँ पे लॉर्ड रिपन से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स पे हमने चर्चा कर ली। आगे देखते हैं लॉर्ड डफरिन। अब डफरिन क्यों महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है वो 1884 से 1888 के बीच में रहता है, और इन्हीं के टाइम पीरियड पे अगर हम बात करें तो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है 1885-86 में, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पीरियड एक महत्वपूर्ण घटना घटती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है किस वायसराय के टाइम पीरियड पे होती है? ये आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो डफरिन के टाइम पीरियड में होती है। फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। अब लॉर्ड लैंसडाउन जो है इनका कार्यकाल 1888 से 1894 के बीच में रहता है। इनके बारे में देखें तो कारखाना अधिनियम, जो द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था, ठीक है। आगे बात करें तो सिविल सेवाओं में इंपीरियल, प्रांतीय तथा अधीनस्थ सेवाओं का वर्गीकरण किया गया। जो सिविल सेवाएं होती थी उनमें इंपीरियल सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं तथा अधीनस्थ सेवाओं का वर्गीकरण किसके कार्यकाल में हुआ? तो डफरिन के ही कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। आगे बात करें, भारत परिषद अधिनियम 1892 जो था वो किसके टाइम पीरियड में आया था? लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में ही आया था। उसके बाद अगर हम देखें तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण डूरंड आयोग, ठीक है, याद रखना, जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा है वो किस आयोग के द्वारा निर्धारित की गई? डूरंड आयोग के द्वारा। और वो आयोग 1893 में आया था। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पर ही वो आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से डफरिन के लैंसडाउन के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लैंसडाउन देख रहे थे, ठीक है।
लेंसडाउन के टाइम पीरियड पे आया था। भारत परिषद अधिनियम किसके टाइम पीरियड पे? लेंसडाउन के टाइम पीरियड पे। सिविल सेवाओं का इंपीरियल प्रांतीय अधीनस्थ वर्गीकरण लेंसडाउन के टाइम पीरियड पे। कारखाना अधिनियम 1891 किसके टाइम पीरियड पे? लेंसडाउन के। और भारत अफगानिस्तान के मध्य जो डूरंड आयोग था उसका गठन भी लेंसडाउन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, डिफरेंस से ये 2 पॉइंट संबंधित थे, तृतीय बर्मा युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलिए अगले वायसराय के बारे में देखें। अगला वायसराय कौन सा है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अब लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इनका टाइम पीरियड 1894 से 1899 के बीच में रहता है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो चित्राला विद्रोह, जो चित्राला विद्रोह होता है वो किसके टाइम पीरियड पे होता है? वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के टाइम पीरियड पे होता है। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड पे पूना में प्लेग फैलती है, पूना में प्लेग का प्रकोप होता है और चापेकर बंधु जो होते हैं उनके द्वारा जो 2 ब्रिटिश अधिकारी रैंड तथा आयस्ट, ठीक, रैंड तथा आयस्ट की जो हत्या होती है वो किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के टाइम पीरियड पे होती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आ जाता है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है इससे संबंधित क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में बार बार पूछे जाते हैं। जो वायसराय है वो सबसे फेवरेट वायसराय यूपी पीसीएस का लॉर्ड कर्जन ही है। ठीक है, आगे देखें पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रू फ्रेजर किसके नेतृत्व में? एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन कब होता है? 1902 में होता है। और इस टाइम वायसराय कौन था? तो एंड्रू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में 1902 ईस्वी में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालय आयोग की जो स्थापना होती है ये कब होती है? 1902 में होती है। तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया जाता है? 1904 में। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पर। ठीक है, आगे हम बात करें तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की जो स्थापना होती है वो किसके? कर्जन के टाइम पीरियड में ही होती है। ठीक है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में आया था, कर्जन के टाइम पीरियड में ही। उसके बाद अगर हम देखें तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब आया? 1904 में आया, कर्जन के टाइम पीरियड पे ही। ठीक है, साथ में बात करें तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की थी वो किसने की थी? कर्जन ने ही की थी। ठीक है, कृषि बैंकों का स्थापना किसके टाइम पीरियड में किया गया? तो कृषि बैंकों की स्थापना जो होती है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे की जाती है। उसके बाद देखें पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करना, जो पूसा था तो पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर्जन के टाइम पीरियड में होती है। रेलवे बोर्ड की जो स्थापना होती है, रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की जाती है। आगे हम बात करें तो कर्जन किचनर विवाद, जो कर्जन किचनर विवाद है वो कर्जन से ही संबंधित है। तिब्बत का यंग हस्बैंड मिशन, जो यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत में भेजा गया था वो किस वायसराय के द्वारा भेजा गया था? 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा यंग हस्बैंड का मिशन भेजा गया था। ठीक है, तिब्बत में। चलिए तो हमने यहाँ पे कर्जन के बारे में जान लिया। आगे जानते हैं लॉर्ड मिंटो। अब लॉर्ड मिंटो से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है, हमारे अगले वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका टाइम पीरियड है 1905 से 1910 में। तो यहीं पर अगर हम बात करें तो बंग विरोधी आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। ठीक है, साथ में 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ। आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है और उस टाइम पे लॉर्ड मिंटो जो थे वो वायसराय थे। ठीक है, आगे देखें अगला नाम है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था इसका टाइम पीरियड कब से कब तक? 1910 से 1916 के बीच में इसका टाइम पीरियड रहता है। और यहां पर 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना जो की जाती है वो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में ही की जाती है, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की तरह ही। ठीक है, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की तरह ही बंगाल प्रेसिडेंसी की जो स्थापना होती है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में की जाती है। आगे देखें भारत की, ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, इसी के कार्यकाल में भारत की जो राजधानी है उसका स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसके कार्यकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ही की गई थी। ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट याद रखना कि हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1915 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? ठीक है, और इसी दिल्ली दरबार में जो बंगाल विभाजन है उसको निरस्त कर दिया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ही 1911 में
जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उसी उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला देखें लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब चैम्सफोर्ड के बारे में जान लेते हैं। ठीक, लॉर्ड चैम्सफोर्ड से संबंधित इनका कार्यकाल कब से कब तक? 16 से 1921 तक, 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल रहता है। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना जो की जाती है वो किस वायसराय के कार्यकाल में की जाती है? तो चैम्सफोर्ड उस टाइम पे वायसराय थे। आगे देखें, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो होता है वो चैम्सफोर्ड के ही कार्यकाल में होता है। और कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है ये कब हुआ? तो ये 1916 में होता है। कांग्रेस और लीग के बीच में एक पैक्ट फाइल किया जाता है जिसको किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यहीं पर नरम दल और गरम दल जो है वो एक मंच पर आए थे। इसी वजह से जो लखनऊ का अधिवेशन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और यह अधिवेशन कब होता है? 1916 में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें, अगला पॉइंट क्या है हमारा। अब यहीं पर जो चैम्सफोर्ड है उनसे संबंधित कुछ अन्य चीजों पे बात कर लेते हैं। कौन कौन सी चीजें चैम्सफोर्ड से अन्य महत्वपूर्ण है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में लखनऊ समझौता, मैंने आपको बताया 1916 में होता है। वहीं अगर हम बात करें गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में होती है। वहीं खेड़ा सत्याग्रह 1918 और अहमदाबाद का सत्याग्रह 1918 जो है ये किससे संबंधित है? किस कार्यकाल में होता है? चैम्सफोर्ड के ही कार्यकाल में होता है। माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार के बारे में आप जानते ही हैं। 1917 में माउंटेन्यू की घोषणाएं आई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको आप माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ये कब आया था? किसके कार्यकाल में? जो चैम्सफोर्ड था उसके कार्यकाल में ही आया था। आगे देखें रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? जो 1919 में आया था। बिना वकील बिना दलील का कानून जिसको कहा गया था रॉलेट एक्ट को, ठीक है, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। आगे देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 1919 में चैम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में ही होता है। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो होता है वो भी चैम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में ही होता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में होती है तथा शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु सैंडलर कमीशन जो नियुक्ति की जाती है 1917 में। किसके टाइम पीरियड पे? चैम्सफोर्ड के। और ये आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि सैंडलर आयोग कब आया था? तो सैंडलर आयोग 1917 में आया था, जो किससे संबंधित था? शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैंडलर कमीशन का गठन किया गया था। किसके द्वारा? चैम्सफोर्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को इन्हीं के टाइम पीरियड पे चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही होती है। आगे देखें एसपी सिन्हा की बिहार गवर्नर के पद पर नियुक्त गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। नाम क्या इनका था? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे वो बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्त होते हैं। कब? किसके टाइम पीरियड पे? तो ये टाइम पीरियड होता है चैम्सफोर्ड का। और गवर्नर बनने वाले, ठीक है, किसी राज्य का गवर्नर बनने वाले ये पहले भारतीय थे। तो इस वजह से सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। बीपीएससी में तो कई बार पूछे गए हैं और ये यूपीपीसीएस के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखें लॉर्ड रीडिंग। अब लॉर्ड रीडिंग जो है इनके जो कार्य हैं उन कार्यों को देख लेते हैं लॉर्ड रीडिंग के। तो लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक? लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल है 1921 से 1926 तक। चौरी चौरा की जो घटना होती है वो रीडिंग के कार्यकाल में ही 5 फरवरी 1922 को होती है, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, आगे बात करें केरल में जो मोपला विद्रोह होता है, केरल का मोपला विद्रोह कब होता है? 1921 में होता है। किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड पे। 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉलेट एक्ट को किसने वापस लिया था? तो लॉर्ड रीडिंग ने ही वापस ले लिया था। ठीक है, एक प्रेस एक्ट आया था 1910 में भी, ठीक, और 1919 का जो रॉलेट एक्ट आया था वो किसने वापस लिया था? लॉर्ड रीडिंग ने वापस लिया था। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है नए प्रश्नों में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पादन शुल्क को समाप्त कर दिया था रीडिंग के द्वारा ही। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक जो दंगे हुए थे वो लॉर्ड रीडिंग के ही कार्यकाल में हुए थे। काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी कब हुई थी? 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसके कार्यकाल में हुई थी? रीडिंग के कार्यकाल में 1926 में की गई थी। आगे बात करें सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना जो होती है वो उस टाइम पे वायसराय कौन था? तो वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। 1923 में आईएएस की परीक्षा क्रमशः दिल्ली लंदन में कराने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो 1923 में जो निर्णय लिया गया था दिल्ली और
लंदन में कराने का, ये किसके द्वारा लिया गया था? तो ये निर्णय लॉर्ड रीडिंग के द्वारा लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अकाली आंदोलन तथा गुरुद्वारा एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ? ये कार्यकाल था लॉर्ड रीडिंग का। उसके बाद दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालयों की जो स्थापना हुई थी वो किसके कार्यकाल में हुई थी? ये कार्यकाल भी था लॉर्ड रीडिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड रीडिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। चलिए देखते हैं अगला वायसराय कौन है जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला वायसराय है लॉर्ड इरविन। अब इरविन से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत यात्रा जो होती है वो इरविन के टाइम पीरियड में ही होती है। 1928 से भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध किया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें साइमन कमीशन में जितने सदस्य थे वो सब अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी वजह से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन जो बुलाई गई वो इरविन के टाइम पीरियड पे ही बुलाई गई थी। इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, इरविन ने ही चैलेंज किया था कि अगर आप साइमन कमीशन की रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं तो साइमन कमीशन अपना कोई खुद का संविधान का रिपोर्ट तैयार करके दिखाओ। तो नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया था वो किस टाइम पीरियड पे, किसके टाइम पीरियड पे? इरविन के टाइम पीरियड पे। आगे देखिए देसी रियासतों, ठीक है, देसी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति, जो हार्टोग बटलर समिति है उसकी नियुक्ति 1927 में किसके द्वारा की गई थी? वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है लाहौर में, लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या किसके टाइम पीरियड पे? वायसराय लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे ही होती है। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट कब होता है? 1929 में होता है। लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपयास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु कब होती है? 1929 में होती है। और दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना कब होती है? ये भी 1929 में होती है। ये सारी घटनाएं जो संबंधित है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल से संबंधित है और क्रोनोलॉजिकल आर्डर भी इनका आप देख लीजिए। ठीक है, सैंडर्स की हत्या होती है, दिल्ली विधानसभा में बम फेंका जाता है, फिर लाहौर षड्यंत्र केस के कारण जतिन दास की मृत्यु हो जाती है, दिल्ली में ट्रेन विस्फोट होता है। ये सारा क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगला पॉइंट है हमारा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1929 में पारित किया गया। और उस टाइम पर वायसराय कौन था? इरविन ही वायसराय था। हमारा अगला पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी द्वारा दांडी मार्च की यात्रा जो शुरू की गई थी 12 मार्च 1930 को, उस टाइम पे वायसराय भारत का कौन था? तो उस टाइम पर जो वायसराय था, वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा, ठीक है, दीपावली घोषणा एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, कब आया? 1929 में आया था दीपावली घोषणा पत्र। और ये किससे संबंधित था? ये लॉर्ड इरविन से संबंधित था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार, पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो था वो 1930 में आयोजित किया गया था, जिसका कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया। हमारा अगला पॉइंट है गांधी इरविन समझौता जो होता है वो 1931 को होता है। कब होता है? 1931 को होता है। और इसके बाद क्या होता है? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है, उसको स्थगित कर दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है लॉर्ड इरविन के संदर्भ में। तो इतने पॉइंट लॉर्ड इरविन के संदर्भ में आप याद रखिएगा। चलिए अगला नाम देखते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या है देखते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन कब से कब तक इसका टाइम पीरियड है? 1931 से 1936 तक। इसी के टाइम पीरियड में अगर जो देखा जाए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में सम्मेलन असफल रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कब होता है? 1933 को पुनः प्रारंभ होता है। किसके टाइम पीरियड पर? वेलिंगटन के टाइम पीरियड पर। दूसरा देखें सांप्रदायिक घोषणा पत्र, सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जिसको आप जानते हैं, कब आया? 1932 में आया। इसके विरोध में पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, आगे देखें यरवदा जेल में, कहां पे? यरवदा जेल में गांधी द्वारा आमरण अनशन, उन्हें पूना समझौता 1932 में हुआ था। ठीक है, इसके पश्चात अपना अनशन तोड़ा था। ठीक है, जो पूरा समझौता हुआ वो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 में। और इसी के बाद में यरवदा जेल में इस टाइम पे गांधी जी थे और उनके द्वारा ही अपना अनशन तोड़ा गया बाद में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले, 1932 में होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया, उस टाइम पे वायसराय कौन था? तो वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है?
1936 में होती है और उस टाइम पर वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था। पूछा यही गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है? 1936 में होती है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की जाती है? ये 1934 में की जाती है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है पीवाईक्यू में। ठीक है। आगे देखें, बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया 1935। जो 1935 का अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम, उसी अधिनियम के तहत जो म्यांमार वर्मा था, जो वर्मा के नाम से जाना जाता था पहले, उस वर्मा को भारत से पूर्ण रूप से पृथक कर दिया गया। ठीक है। तो ये किसके द्वारा, किसके कार्यकाल में किया गया था? ये कार्यकाल था लॉर्ड वेलिंगटन का। ठीक है। तो यहाँ पे वेलिंगटन के बारे में हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। ठीक है। लिनलिथगो से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देखते हैं। कार्यकाल कब? 1936 से 44 तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है। बात करें तो प्रथम आम चुनाव जो होता है 1936-37 में, इसी के कार्यकाल में होता है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त किया जाता है जिसमें। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ होता है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होने के कारण जो कांग्रेसी सरकार द्वारा त्यागपत्र दे दिया। देखिए होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और बिना कार्यकारिणी के सहमति के जो वायसराय होता है, ये भारत को द्वितीय का जो विश्व युद्ध होता है उसमें झोंक देता है, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। इसी वजह से जो कांग्रेसी होते हैं वो विरोध पर उतारू हो जाते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए वो सरकारें जो होती हैं कांग्रेस की, जिन जिन प्रांतों में, वहां से त्याग पत्र दे दिए जाते हैं। आगे देखें, कांग्रेस के 51वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन, जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। कौन सा अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। ठीक, हरिपुरा अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है हरिपुरा अधिवेशन की। 1938 में होता है और यहीं पर नियोजन समिति का गठन किया जाता है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। और इसके जस्ट अगले साल, ठीक है, अगले साल क्या होता है कि जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, त्रिपुरी अधिवेशन कब होता है? याद रखना, आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है 1939 में। कब? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। और ये जो त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 का, इसमें जो एक उम्मीदवार सुभाष चंद्र बोस थे तथा गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार कौन थे? पटभी सीतारमैया थे। और पटभी सीतारमैया की उसमें हार होती है, जिसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं कि पटभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। ठीक है। और इस बात को सुन के सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफे के बाद में जो अध्यक्ष पद का जो बचा हुआ कार्यकाल रहता है, तो उसमें अध्यक्ष पद का निर्वहन या कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं कांग्रेस के? तो राजेंद्र प्रसाद होते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने जान लिया लिनलिथगो से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अब देखते हैं कुछ और चीजें लिनलिथगो से संबंधित। ठीक है। क्या है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया गया? 1939 में दिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना जो होती है कब होती है? 1939 में ही होती है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। आगे देखें, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में होता है तथा लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग जो होती है वो यहीं पर पेश की जाती है, लीग अधिवेशन 1940 में। ठीक है। लिनलिथगो उस टाइम पे वायसराय था। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया जाता है। अगस्त प्रस्ताव किसके कार्यकाल में? लिनलिथगो के टाइम पीरियड में आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पारित किया गया था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। जो अगस्त प्रस्ताव था इसको दोनों ने अस्वीकार कर दिया। आगे देखें, विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री, जो विंस्टन चर्चिल थे 1940 में ये प्रधानमंत्री बनता है, पीएम बनता है इंग्लैंड का। और टाइम पीरियड में, जो उस टाइम पीरियड था विंस्टन चर्चिल का 1940 में, जिस टाइम पे प्रधानमंत्री बनता है, उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है। आगे देखें, सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत से पलायन 1941 एवं आजाद हिंद फौज की स्थापना। ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके टाइम पीरियड में होती है? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना लिनलिथगो के टाइम पीरियड में ही होती है। उसके बाद अगर हम देखें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन था वो किस वायसराय के टाइम पीरियड में आया था? तो क्रिप्स मिशन जो था 1942 में यह आया था लिनलिथगो के टाइम पीरियड पे। मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। ठीक। जो राजनीतिक गतिरोध थे, राजनीतिक गतिरोध दूर करने तथा विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसमें वो असफल रहा। आगे देखें,
कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान में, जैसा आप जानते हैं, 9 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, करो या मरो, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार किए जाते हैं जिसके बाद। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो मुस्लिम लीग ने, किसने, मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन 1944 में अंग्रेजों की बांटो एवं वापस जाओ का नारा दिया। अंग्रेजों को क्या कहा कि बांटो और वापस जाओ का नारा कब दिया गया? ये 1944 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने नारा दिया कि भारत को बांटो और वापस जाओ। ठीक है, जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, उसी प्रकार, ठीक, करो या मरो का नारा दिया गया, भारत छोड़ो का नारा दिया गया। तो मुस्लिम लीग का क्या नारा था? मुस्लिम लीग नारा दे रहा था कि बांटो और वापस जाओ। चलो आगे देखें, अगले आते हैं लॉर्ड वेवेल। ठीक है, वायसराय कौन है? लॉर्ड वेवेल। अब वेवेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लॉर्ड वेवेल का टाइम पीरियड कब से कब तक? 1944 से 47 तक इनका टाइम पीरियड होता है। सी राजगोपालाचारी ने सीआर फार्मूला प्रस्तुत किया। सीआर फार्मूला कब आया था? 1944 में, आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में जो वार्ता जो असफल होती है 1944 में ही होती है। आगे देखें, वेवेल योजना। ठीक है, वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942 में। क्रोनोलॉजी यहां से याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी। ठीक है, एग्जाम में क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके, कि वेवेल योजना कब हुई थी, सन भी पूछ लेता है या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखना, जो शिमला समझौता 1942 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में होती है। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब होता है? 1946। पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन आया। स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर उसके सदस्य के रूप में रहते हैं। जो कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन? अध्यक्षता पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की जाती है, और उसके बाद में बात करें, एवी अलेक्जेंडर होते हैं एक सदस्य के रूप में, तथा एक सदस्य होते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, आगे देखें, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। आगे देखें, संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए तथा कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना भी सितंबर 1946 को किस वायसराय के टाइम पीरियड पे हुआ? तो इस टाइम पर अगर देखें तो वायसराय कौन था? वायसराय इस टाइम पे था लॉर्ड वेवेल। ठीक है, आगे देखें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा की थी, और इसी उद्देश्य से अगला वायसराय बन के कौन आता है? लॉर्ड माउंटबेटन आता है। ये जो अंतिम वायसराय है, अंतिम वायसराय, ठीक है, के रूप में आते हैं। और इसके बाद होता क्या है, वायसराय इनको, माउंटबेटन को इसी कारण से भेजा जाता है कि आप जाइए, जो भी गतिरोध है उन गतिरोधों को दूर करिए और भारत को आजादी देना है। ठीक है, आगे देखें, 3 जून योजना किससे संबंधित है? पीआईक्यू में पूछा जा चुका है, लॉर्ड माउंटबेटन से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करें, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित कर दिया गया माउंटबेटन के टाइम पीरियड में ही। आगे देखें, पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया। देखिए, भारत और पाकिस्तान के जो सीमा है रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है, और इसी उद्देश्य से रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो पंजाब के क्षेत्र है उनका विभाजन करे, साथ ही साथ जो बंगाल का जो क्षेत्र है जिससे पूर्वी बंगाल बनना था उसका विभाजन कर एक निश्चित जो सीमा रेखा है उसका तय करे। आगे देखें, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन किसके टाइम पीरियड पे हुआ? ये टाइम पीरियड था लॉर्ड माउंटबेटन का। उसके बाद देखें, पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना जो होती है वो इसी के टाइम पीरियड पे होती है, माउंटबेटन के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने प्रमुख वायसराय और उनसे संबंधित जो लोग थे, मतलब वायसराय और साथ साथ में गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित जो कार्य हैं, उन कार्यों को हमने यहाँ पे चर्चा कर ली, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है फॉन्ट आपको छोटा लग रहा हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर फॉन्ट बहुत छोटा है, फॉन्ट बड़ा करिए, तो इस वीडियो को आप ऑडियो लेक्चर के फॉर्मेट में केवल सुनते जाइए। आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, आपको सिर्फ सुनना है। ठीक है, तो सुनने की तरफ इस वीडियो को यूज करिएगा। ये जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप ईयरबड लगाए रहिए, सुनते रहिए। ठीक है, अब आइए हम चर्चा करते हैं प्रमुख जातीय आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, रुकिए जरा।
तो अब तक हमने बात कर लिया वायसराय के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रमुख जातीय आंदोलन। जो प्रमुख जातीय आंदोलन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फॉन्ट जो है, फॉन्ट आपको लगेगा कि थोड़ा सा छोटा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको आप रिवीजन की तरह लीजिएगा। वीडियोस आप पहले ही सारी चीजें पढ़ चुके हैं और यहाँ पर एक उस चीज को रिवाइज करवाया जा रहा है। इस वजह से एक वीडियो में सारी चीजें कंपाइल करने के उद्देश्य से फॉन्ट छोटा हो गया होगा। आप, मैं जो बोल रहा हूं उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पे सारी चीजें जो लिखी हुई हैं उनको पहले देखते हैं। जातीय आंदोलन में अगर हम देखें तो दलित वर्ग आंदोलन, ठीक है, जो महारों का आंदोलन था, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और ये आंदोलन, ठीक है, जो आंदोलन चलाया गया शुरू कब से हुआ था? तो ये भीमराव अम्बेडकर प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में तो बाद में विख्यात हुए। जो जातीय आंदोलन की शुरुआत होती है महारों की, ये सबसे पहले कब शुरू होता है? तो ये 1824 से ही शुरू होता है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर तो बाद में आके इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता बने। और महारों का जो आंदोलन था, इसका मुख्य क्षेत्र क्या था? ये महाराष्ट्र था, ठीक है। कारण और इसका प्रभाव क्या हुआ? एक तरफ यहाँ पे कारण और प्रभाव लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखें तो आंदोलन लिखा हुआ है, ठीक। आंदोलन के बारे में जिक्र किया गया है सबसे पहले, और उसके बाद वर्ष दिया हुआ है, ठीक, टाइम पीरियड दिया हुआ है। और टाइम पीरियड के बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसका क्षेत्र दे रखा है, किस क्षेत्र में हुआ, ठीक है। क्षेत्र के बाद में क्षेत्र दे रखा है, क्षेत्र के बाद में इधर दे रखा है कारण और प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, जो दलित वर्ग आंदोलन या महारों का आंदोलन था, इस किस वर्ष में हुआ? 1824 में। क्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र का क्षेत्र था। इसका कारण और प्रभाव जान लेते हैं। तो अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास किया गया। 1924 में डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन की स्थापना कब होती है? 1924 में होती है। आगे देखें, 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया जाता है। जो मराठी पत्रिका है, मराठी भाषा में निकाली गई बहिष्कृत भारत, पूछा क्या गया था एग्जाम में कि जो बहिष्कृत भारत है वो पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती? मराठी भाषा में। कब प्रकाशन इसका स्टार्ट हुआ था? 1927 में प्रकाशन इसका स्टार्ट हुआ था। आगे देखें, 1927 में समाज समता संघ की स्थापना और 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन किया जाता है, जो महारों का आंदोलन होता है उसके प्रभाव के स्वरूप में, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला देख लेते हैं, सत्य शोधक आंदोलन। अब यहाँ पे सत्य शोधक आंदोलन जो था, उसके अंतर्गत सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा की जाती है। कौन सा वर्ष? तो 1883 महाराष्ट्र में। इसमें होता क्या है? इसके कारण और प्रभाव में बात करें तो ब्राह्मणवाद का विरोध होता है, दलितों के उद्धार का प्रयास किया जाता है, साथ ही साथ अस्पृश्यता एवं महिलाओं की दशा सुधारने का भी प्रयास इसके दौरान की जाती है। आगे बात करें, अरावीपुरम आंदोलन, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जो अरावीपुरम आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व नारायण गुरु के द्वारा किया गया था। और इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1888 इसका टाइम पीरियड में कहां हुआ था? केरल में हुआ था। उद्देश्य और प्रभाव क्या था? इसका कारण और प्रभाव की बात कर ले तो दलितों एवं शोषित वर्गों के अधिकार के लिए संघर्ष, मुख्यतः केरल के इजारवासा या इरवासा में, ठीक है। तो जो दलितों और शोषितों के लिए उनके विरुद्ध, मतलब उनके जो शोषण होता था, उनके शोषण के विरुद्ध एक संघर्ष था अरावीपुरम आंदोलन। और इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? श्री नारायण गुरु के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे बात कर ले, नायर आंदोलन। अब नायर आंदोलन प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन कौन से लोग थे? तो CV रमन पिल्लई थे, के रामकृष्ण पिल्लई थे और M पद्मनाभन पिल्लई, ये 3 लोग थे। और टाइम पीरियड क्या था नायर आंदोलन का? 1891 इसका टाइम पीरियड था। क्षेत्र केरल था। कारण और प्रभाव में देखें तो ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती दी गई। 1891 में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई। 1914 में पद्मनाभन पिल्लई के द्वारा नायर सेवा समिति का गठन किया गया, ठीक है। याद रखना, नायर सेवा समिति का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? पद्मनाभन पिल्लई के द्वारा किया गया था। कब? ठीक है। और उसके बाद अगर जो देखें 1914 में नायर पिल्लई के द्वारा नायर सेवा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लें, अगला है हमारा कैवरतास द्वारा कैवरतास आंदोलन, ठीक है। कैवरतास के द्वारा कैवरतास आंदोलन किया गया, जो बाद में माहिष्य बन गए, ठीक है। माहिष्य बन गए। कब हुआ था टाइम पीरियड? 1897 में हुआ था। कहां पे? मिदनापुर में। 1897 में जाति निर्धारणी सभा का गठन किया गया, ठीक है। जाति निर्धारणी सभा का गठन किया गया और 1901 में माहिष्य समिति की स्थापना की गई, ठीक है। इसी के द्वारा माहिष्य समिति की स्थापना की गई थी। तो
जो कैबरतास थे, कैबरतास के द्वारा माहिज समिति की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है जातीय आंदोलन में। अब यहाँ पे जातीय आंदोलन आपकी परीक्षाओं से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से जातीय आंदोलन का स्लाइड यहाँ पे लगा है। जस्टिस पार्टी आंदोलन इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी और सी.एन. मुदलियार के प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा गया। 1916 में इसका टाइम पीरियड है, मद्रास में ये होता है। इसका कारण और प्रभाव क्या है, तो ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख चुनौती, ब्राह्मण वर्ग को प्रमुख चुनौती दी गई। सरकारी सेवाओं एवं राजनीति में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया गया। और 1916 में द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, ठीक है, की स्थापना की गई। साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना कब की गई, 1916 में की गई। किसके द्वारा, जस्टिस पार्टी के जो सदस्य थे उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखें 1930 में सरकार द्वारा कुछ वर्गों को आरक्षण दिए जाने के प्रयास, ठीक है, को कुछ सफलता प्राप्त हुई। तो इसका कारण और प्रभाव में बात करें तो कारण और प्रभाव ये है। अब यहां क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन देगा कि जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कथन दे देगा कि इसका क्षेत्र जो था वो मद्रास का था, इसकी जो शुरुआत होती है जस्टिस आंदोलन की 1916 से होती है, इसके नेतृत्वकर्ताओं को दे देगा और एक पॉइंट यहां से कारण और प्रभाव से दे देगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीजें ऐसे आप याद रखिए। आगे देखें कांग्रेस का हरिजन आंदोलन, ठीक है, कब, 1917 से आगे, मतलब 1917 और उससे आगे भी कांग्रेस का हरिजन आंदोलन चलता रहता है। पिछड़ी तथा दलित जातियों के उत्थान का प्रयास किया गया। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग का स्थापना की गई। 1933 में गांधी जी के द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ठीक है, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, गांधी जी के द्वारा किया गया था। आगे देखें आत्मसम्मान आंदोलन, जो आत्मसम्मान आंदोलन है इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, तो इनका नाम था ई.वी. रामास्वामी नायकर या पेरियार के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है आपके, तो ई.वी. रामास्वामी नायकर जो थे वो इसके प्रणेता थे। 1925 में तमिलनाडु, 1925 में प्रारंभ होता है, तमिलनाडु के क्षेत्र में ये होता है। इसके जो प्रभाव और कारण है उनको देख ले, तो ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जाति भेदभाव का विरोध। ठीक है, आगे देखें फुद्दी अरासू नामक पत्र का प्रकाशन पेरियार के द्वारा किया गया। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फुद्दी अरासू नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो ई.वी. रामास्वामी नायकर या पेरियार के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता थे और यह आंदोलन कहां हुआ था, तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था। आगे देखें नदार आंदोलन, ठीक है, जो नादर आंदोलन है इसके बारे में देखें तो अस्पृश्यता सभाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो अस्पृश्य सभाएं हैं उनके द्वारा तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी। और इससे संबंधित कारण और प्रभाव के बारे में चर्चा करें तो सामाजिक भेदभाव का विरोध किया गया, नादरों के मध्य शिक्षा का प्रसार तथा उनके सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता प्रदान की गई और 1910 में नादर महाजन संगम की स्थापना की गई। ठीक है, तो याद रखना नादर महाजन संगम की स्थापना कब की गई थी, 1910 में की गई थी। चलिए, तो हमने यहाँ पे जातीय आंदोलन के बारे में चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं कृषक आंदोलन, जो प्रमुख कृषक आंदोलन है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले देखें टीटू मीर का आंदोलन। अब जो टीटू मीर का आंदोलन था उसके बारे में चर्चा कर ले, तो टीटू मीर या मीर निसार अली प्रमुख नेतृत्व करता था। कब हुआ था ये, ठीक है, टीटू मीर का आंदोलन 1782 से 1831 के बीच तक ये आंदोलन चलता रहा धीरे धीरे। कहां पे हुआ था, क्षेत्र क्या था, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। उन हिंदू जमींदारों के विरुद्ध जिन्होंने फराजियों पर दाढ़ी पर कर लगाया था। ठीक है, फराजियों पर दाढ़ी पर कर लगाया था। आगे बात करें दूसरा कौन सा है, होजोंग या गारो जनजाति का पागलपंथी आंदोलन। ठीक है, जो पागलपंथी आंदोलन है ये कब, टाइम पीरियड क्या है पागलपंथी आंदोलन का, 1825 से 1835 के बीच में चलता रहा। अगर हम बात करें प्रमुख नेतृत्वकर्ता तो करम शाह एवं टीपू शाह इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। कौन थे, करम शाह एवं टीपू शाह प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे पागलपंथी आंदोलन का। ठीक है, क्षेत्र कौन सा था, तो बंगाल का मेमन सिंह जिला, जो बंगाल का मेमन सिंह जिला है प्रमुख क्षेत्र के रूप में यह आंदोलन हुआ था। वहीं पर बात करने कारण और प्रभावों की, तो क्या कारण और प्रभाव थे, कर वृद्धि का विरोध करना, अंग्रेजों ने हिंसा पूर्वक इस आंदोलन को कुचल दिया। ठीक है, कर वृद्धि का विरोध करना पागलपंथी आंदोलन का प्रमुख कारण था। और प्रभाव क्या हुआ, प्रभावों के रूप में अगर जो देखा जाए, ठीक है, आंदोलन का क्या हुआ आगे, तो इसको अंग्रेजों ने दमन कर दिया। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह 2 बार होता है। ठीक है, तो 1800 पहला जो हुआ 1836 से 54 के बीच में मालाबार में चला। ठीक है, क्या था,
ज्यादा कर निर्धारण तथा कृषि योग्य भूमि में कमी के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे देखें नील आंदोलन। नील आंदोलन जो था वो 1859 से 1860 तक नादिया बंगाल में हुआ। यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा आरोपित कर का विरोध, समस्या के समाधान हेतु 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। याद रखना, नील आयोग का गठन कब किया गया था? 1860 में किया गया था। उसके बाद देखें अगला आंदोलन है किसानों का, मराठा किसानों का दक्कन उपद्रव 1875 में हुआ था महाराष्ट्र एवं पूना के कारदेश गांव में। ठीक है, इसका प्रभाव क्या हुआ? तो गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्टाचारों का विरोध किया गया। ठीक है, 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। याद रखना, दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था? 1879 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आंदोलन कौन सा है? नेक्स्ट आंदोलन है हमारा रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह जो हुआ था वासुदेव बलवंत फड़के के प्रमुख नेतृत्व में हुआ था। वासुदेव बलवंत फड़के इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे। 1877 से 1887 तक हुआ था। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था वहां पे यह आंदोलन किया गया था। और इसका कारण प्रभाव में देखें तो अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचा पाने के कारण अंग्रेजी सरकार की असफलता के विरुद्ध यह आंदोलन था। ठीक है, अकाल पीड़ित थे, अकाल आया था महाराष्ट्र के क्षेत्र में, वहां पर जो सहायता अंग्रेजों के द्वारा नहीं पहुंचाई गई थी ना, उसी के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था, रामोसी विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे देखें पावना विद्रोह। अब पावना विद्रोह जो है ये केशव राय तथा शंभुनाथ पाल प्रमुख नेतृत्व करता थे। पावना विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल प्रमुख नेतृत्व करता थे। वहीं अगर सहयोगकर्ता की बात करें तो बीसी चटर्जी तथा आरसी दत्त। ठीक है, आरसी दत्त और बीसी चटर्जी प्रमुख सहयोगकर्ता थे पावना विद्रोह में। कब होता है ये? 1873 से 1876 तक होता है। पूर्वी बंगाल के पावना जिला, ठीक है, यानी कि आज का बात करें तो संप्रीति जो बांग्लादेश में पड़ता है वहां पर पावना विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसका कारण और प्रभाव जान ले तो जमींदारों की जातियों के विरोध, बाह्य भूमि अधिग्रहणकारियों के विरोध 1885 में बंगाल टेनेसी एक्ट पारित किया गया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, अगला पॉइंट देखें तो पंजाब कृषक विद्रोह। पंजाब कृषक विद्रोह जो हमारा 8वां विद्रोह है किसानों के विद्रोह में, कब होता है? ये 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में होता है। पंजाब से संबंधित है ये। अपनी भूमि को छीन कर किसानों द्वारा विरोध किया गया। अपनी भूमि के छीनने पर किसानों के द्वारा विरोध किया गया तथा 1900 में पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया। जो पंजाब टेनेसी एक्ट है उसको पारित किया गया। आगे देखें चंपारण के किसानों द्वारा सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप जानते ही हैं, कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण बिहार में इसका आयोजन किया गया था। 3 कट्ठिया प्रथा थी, 3 कट्ठिया 20 कट्ठा होता था, उनमें से 3 कट्ठे पर नील की खेती की जानी थी। इसी के विरोध में ये विद्रोह हुआ था, मतलब ये आंदोलन किया गया था। आगे देखिए खेड़ा किसान आंदोलन, इसके बारे में आप जानते ही हैं, 1918 में हुआ था। कहां पे? गुजरात में। फसलों के बर्बाद होने पर भू राजस्व की दरों में कम न किए जाने के विरोध में हुआ तथा बाद में किसानों की मांगे मान ली गई, जिसमें गांधी जी भी खेड़ा सत्याग्रह में सम्मिलित हुए थे। आगे देखें बारदौली सत्याग्रह। संबद्ध व्यक्ति कौन कौन से थे? तो कुनबी पाटीदार भूस्वामी थे ये, ठीक है, एवं अछूत वल्लभ भाई पटेल तथा मेहता बंधुओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त था इसको। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो जो बरदौली सत्याग्रह था उससे संबद्ध व्यक्ति कौन कौन से थे? एक अछूत जो थे, अछूत लोग सम्मिलित थे। साथ ही साथ जो भूस्वामी था जिसका नाम क्या था? कुनाबी पाटीदार, वो बारदौली सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता सहयोगकर्ता थे। और ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदौली सत्याग्रह को पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया था। कब हुआ था ये? 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। और कहां हुआ था? सूरत गुजरात में हुआ था। कारण प्रभाव में बात करें तो बंबई सरकार द्वारा लगाए, ठीक है, बंबई सरकार द्वारा लगाए गए करों की दर 22% की वृद्धि और उच्च वर्ग की जातियों के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। लगान की दरें घटाकर कितनी कर दी गई? देखो 22% बढ़ा के कर दी गई थी, लेकिन बाद में जब विरोध हुआ, बारदौली सत्याग्रह हुआ, तो उसके बाद घटा के कितना कर दिया गया? 6.3% कर दिया गया। और बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही जो वहां बारदौली की महिलाएं थी, उन महिलाओं के द्वारा सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, आगे देखें पासी और अहिर जातियों के सदस्यों द्वारा एका आंदोलन। जो एका आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1921-22 में। कहां पे? जो इसका क्षेत्र था वो हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर का क्षेत्र था। लगान बढ़ोतरी के विरोध में एका आंदोलन हुआ था। ठीक है, आगे देखें तेभागा आंदोलन। अब तेभागा आंदोलन के बारे में बात कर ले तो तेभागा आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था?
ये हुआ था 1946 में। अब 1946 में कहां पे तेभागा आंदोलन? बंगाल में हुआ था। साहूकारों एवं जमींदारों के विरोध में तेभागा आंदोलन किया गया था। ठीक है, आगे बात करें तेलंगाना विद्रोह। तेलंगाना विद्रोह कब होता है? यह भी किसान विद्रोह है। यहाँ पे 1946 से 51 तक हैदराबाद के क्षेत्र में चलता है। हैदराबाद के निजाम के अधिकारों एवं जमींदारों के विरुद्ध, ठीक है, जो निजाम के जो अधिकार थे और जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन संचालित किया जाता है। बंगाल का सबसे बड़ा कृषक आंदोलन यही था। किसान सभा का पूर्ण समर्थन इसको प्राप्त था। ठीक है, तो याद रखना जो तेलंगाना आंदोलन है ये, ठीक है, तेलंगाना आंदोलन सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। ये पॉइंट याद रखना। चलो आगे देखते हैं। तो यहां पे हमने किसान आंदोलन के बारे में चर्चा कर ली। अब ब्रिटिश काल के प्रमुख कानूनों के बारे में जान लेते हैं। जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था, तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो प्रमुख कानून आए उन कानूनों के बारे में जान ले, किससे संबंधित थे, इसके बारे में हम लोग अपने स्लाइड में चर्चा करते हैं। देखते हैं किसके टाइम पीरियड में आया, कब आया और किससे संबंधित था। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यहां से हर बार क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। देखते हैं पहला कौन सा है। नवजात कन्याओं की हत्या के संबंध में कानून 1795 में आता है। जॉन शोर उस टाइम पे वायसराय था और प्रमुख प्रावधान क्या था? तो नवजात कन्याओं की हत्याओं पर रोक लगाना तथा इसे साधारण हत्या के बराबर अपराध घोषित किया जाना। जो नवजात कन्याएं थी उनकी हत्या हो जाती थी, ठीक है, उसके विरोध में जॉन शोर के टाइम पीरियड पे 1795 में एक कानून आया जिसमें हुआ क्या कि नवजात बालिकाएं हैं उनकी हत्या को सामान्य अपराध की श्रेणी में रखा गया, सामान्य हत्या की श्रेणी में रखा गया। आगे देखिए दूसरा है बाल हत्या निरोध कानून। कब आया था? 1802 में आया था। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में आया था और इसमें हुआ क्या कि बंगाल के लोगों द्वारा तो गंगा एवं समुद्र के संगम पे नवजात शिशुओं को फेंकने से रोक लगा दिया गया। होता क्या था कि बंगाल के क्षेत्र में जो लोग होते थे वो नवजात शिशुओं को, ठीक है, गंगा में या समुद्र के आसपास फेंक देते थे। इसी के कारण जो लगाया गया विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, तो ये यहीं पर हुआ था। आगे हम बात करें सती प्रथा निषेध कानून की बात कर ले। सती प्रथा निषेध कानून ये कब हुआ था? तो सती प्रथा निषेध कानून ये कब आया था? 1829 में आया था। विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में आया था और ये महत्वपूर्ण है। सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी गई थी इस दौरान। ठीक है, तो ये याद रखना सती प्रथा निषेध कानून किसके टाइम पीरियड में आया था? विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में आया था, 1829 में आया था। आगे देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। कब आया था? 1856 में आया था। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर आया था। आगे देखिए विधवा विवाह जो था उसको कानूनी मान्यता प्रदान की गई इसी के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद एक अन्य अधिनियम आया, उसके बारे में जान लेते हैं। सम्मति आयु अधिनियम। जो सम्मति आयु अधिनियम है ये कब आया था? 1891 में आया था। लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड में आया था। इसके अंतर्गत होता क्या है कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों की विवाह पर रोक लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 12 वर्ष से कम आयु में अगर जो आप विवाह करते हैं बच्चे का तो बाल विवाह माना जाएगा। साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं, कब आया? 1927 में आया। लॉर्ड इरविन उस टाइम पे वायसराय था। उसके बाद देखें तो संविधान निर्माण की योजना सबसे पहले यहीं पे साइमन कमीशन के द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, चलिए शारदा कानून आता है, 1930 में आया। लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में आता है। बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा बालिकाओं के लिए 14 वर्ष शारदा अधिनियम के अंतर्गत ही निर्धारित की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिंदू महिला संपत्ति कानून कब आया? 1937 में आया था। लॉर्ड ऑकलैंड उस टाइम पे वायसराय था। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पीरियड पे आया था। ठीक है, उसके बाद देखें हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, आगे देखें अगस्त घोषणा पत्र। जो अगस्त घोषणा है ये किसके द्वारा? निम्नलिखितों के टाइम पीरियड में आई थी। कब आई थी अगस्त घोषणा? 1940 में आई थी। प्रादेशिक स्वशासन, ठीक है, इसका मुख्य प्रावधान क्या था? प्रादेशिक स्वशासन के लिए आई थी, जिसको अगस्त प्रस्ताव को, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। आगे देखें क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव है कब आया था? 1942 में आया था। वायसराय कौन था? लिलिथगो वायसराय था। संविधान निर्माण की योजना, संविधान सभा की योजना प्रस्तुत की गई थी जो क्रिप्स मिशन था इसमें। आगे बात करें वेवेल प्रस्ताव। वेवेल प्रस्ताव 1945 में लॉर्ड वेवेल के टाइम पीरियड पे आया। सभी दलों को मिलकर काउंसिल का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था।
वेबल प्रस्ताव में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आती है। लॉर्ड वेबल के टाइम पीरियड पे संघ का निर्माण, प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की जाती है। वही अगर हम बात करें माउंटबेटन योजना 1947 में आती है। लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पीरियड पे भारत का विभाजन इसी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हमने इतने पॉइंट्स देख लिए जो प्रमुख कानून है अंग्रेजों के द्वारा लाए गए, उन कानूनों के बारे में, किस सन में आया, किस वायसराय के टाइम पीरियड पे आया, उसके मुख्य प्रावधान क्या थे, उसको जान लिया। अब बात करते हैं ब्रिटिश शिष्टमंडल के बारे में, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस देश में कौन सा शिष्टमंडल भेजा गया, ठीक है, उन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे अपने इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं स्लाइड में। और ये सारे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखें तो सबसे पहला पॉइंट है किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल कब आया? 1787 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे आया था। और ये कहां भेजा गया? ये नेपाल में भेजा गया, ठीक है। उसके बाद देखें मैकलम शिष्टमंडल 1897 में लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में ईरान भेजा गया था, ठीक है। उसके बाद बात करें एल्फिंस्टन शिष्टमंडल 1808 में लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड में कहां भेजा गया? काबुल भेजा गया, ठीक है। उसके बाद बात करें मैकलम शिष्टमंडल 1808 में कहां पे? लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड में ईरान भेजा गया, ठीक है। उसके बाद देखें डेविड सेंटन शिष्टमंडल, डेविड सेंटन शिष्टमंडल है, लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड में सिंध भेजा गया था। फिर उसके बाद देखें रॉबर्ट शिष्टमंडल 1892 में लॉर्ड लेंसडाउन के टाइम पीरियड पे काबुल भेजा गया, ठीक है। उसके बाद देखें डूरंड शिष्टमंडल 1893 में लॉर्ड लेंसडाउन के टाइम पीरियड पे काबुल भेजा गया था। ये वही डूरंड है जिनके नेतृत्व में डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। चलिए आगे देखें यंग हस्बैंड शिष्टमंडल 1903 में लॉर्ड गर्जन के टाइम पीरियड पे तिब्बत में भेजा गया। वहीं आगे हम बात कर लें डेन शिष्टमंडल 1904 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे काबुल भेजा गया था, ठीक है। डॉक्टर अंसारी शिष्टमंडल 1904 में लॉर्ड हर्डिंग के टाइम पीरियड में तुर्की भेजा गया था। और चीन में कौन सा शिष्टमंडल भेजा गया? तो डॉक्टर अटल शिष्टमंडल। कौन सा? डॉक्टर अटल शिष्टमंडल 1938 में लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में चीन भेजा गया था। तो यहां पे हम प्रमुख वायसराय और उनके कार्यकाल के दौरान भेजे गए प्रमुख शिष्टमंडल, उनके वर्ष और किस देश में भेजे गए उसके बारे में पॉइंट वाइज चर्चा कर ली। अब अगला देखते हैं ब्रिटिश काल में विदेशों पर जो अधिकार किए गए, ब्रिटिश का टाइम पीरियड में विदेशों पर जो अधिकार किए गए उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं किस देश पर अधिग्रहण किया गया। 1800 मतलब एक तरफ देश दे रखा है, वर्ष दे रखा है, वायसराय या गवर्नर जनरल दे रखा है, अधिकार की प्रवृत्ति दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं देश कौन सा है? नेपाल। 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड पर कुमाऊं और गढ़वाल का विलय कर लिया गया। देखिए हुआ क्या, जो सुगौली की संधि थी, सुगौली की संधि के अंतर्गत जो गढ़वाल और कुमाऊं है, पहले जब उत्तराखंड का जो कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र है वहां पे चंदवंश के शासक इत्यादि वंश के शासक, ठीक है, शासन करते थे। होता क्या है कि जो नेपाल में गोरखा शासक होते हैं वो लोग आक्रमण करके ये जो क्षेत्र है गढ़वाल कुमाऊं का उसको कब्जा लेते हैं। और उसको कब्जाने के बाद जब आंग्ल सिख युद्ध होता है तो आंग्ल सिख युद्ध के बाद में जो गढ़वाल और कुमाऊं का क्षेत्र है उसका अधिग्रहण कर लिया जाता है। फिर उसके बाद देखें सिंध का क्षेत्र 1843 में लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, सिंध का पूर्ण विलय कर लेते हैं। सिक्किम के बारे में बात करें तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में सिंध का पूर्ण विलय कर लिया जाता है। भूटान की बात करें तो 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के नेतृत्व में पूर्ण विलय कर लिया जाता है, ठीक है। आगे बात करें अफगानिस्तान 1879 में लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे बाह्य नियंत्रण स्थापित किया जाता है अफगानिस्तान पर। बर्मा की बात करें तो 1885 में लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में पूर्ण विलय कर लिया जाता है और 1935 के अधिनियम के द्वारा वापस बर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाता है। मणिपुर की बात कर लें तो 1891 में लॉर्ड लेंसडाउन के नेतृत्व में मणिपुर का पूर्ण विलय किया जाता है। साथ ही तिब्बत की बात कर ले तो तिब्बत 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा तिब्बत का पूर्ण विलय कर लिया जाता है भारत में, या अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, टाइम पीरियड क्या है, देश कौन सा है, कौन सा क्षेत्र है, इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब देखते हैं प्रमुख क्रांतिकारी समूह। और प्रमुख क्रांतिकारी समूह से आपके यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते रहे, हर बार पूछे गए हैं और यहां से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से समूह हैं, स्थापना कब हुई थी और संबंधित लोग कौन कौन से हैं, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे एक तरफ दे रखा है संगठन आंदोलन का, संगठन या आंदोलन एवं उसका वर्ष दे रखा है, साथ साथ में दूसरी तरफ नाम दे रखे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला समूह या संगठन कहां पे था? पूना में 1899 में, और चापेकर जो सावरकर बंधु थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। दूसरे नंबर पर देखें तो अनुशीलन समिति कलकत्ता एवं ढाका में 1902 में बारिंद्र कुमार घोष, जतिंद्र दास बनर्जी, प्रमथ मित्र और पुलिन दास के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अभिनव भारत सभा पूना में इसकी स्थापना होती है, 1904 में स्थापना होती है, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। साथ ही साथ देखें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, भगत सिंह एवं उधम सिंह के द्वारा समर्थित था ये। ठीक है, आगे बात करें गदर पार्टी, और जो गदर दल था सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भगना के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान में 1942 में स्थापित होता है, रास बिहारी घोष इसकी स्थापना करते हैं। हिंदू धर्म सभा जो है चापेकर बंधुओं के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आर्य बांधव समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। वहीं पर बात करें भारत माता समिति 1904 में, इसकी स्थापना किसने की थी? तो जे.एम. चटर्जी, नीलकांत ब्रह्मचारी और वांची अय्यर के द्वारा भारत माता समिति या भारत माता सोसाइटी की स्थापना की गई थी। भिकाजी आंदोलन जो है 1902 तथा उससे आगे मैडम भिकाजी कामा के द्वारा भिकाजी आंदोलन चलाया गया था। आगे बात करें आत्म उन्नति समिति, इसका जो स्थापना था वो किसके द्वारा किया गया था? बिपिन बिहारी गांगुली के द्वारा आत्म उन्नत समिति की स्थापना की गई थी। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भकना के द्वारा स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो दिल्ली में 1928 में स्थापित किया गया, इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने की थी। आगे बात करें बंगाल स्वयंसेवी, ठीक है, इसकी स्थापना लीला नाग तथा हेमचंद्र घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, श्री संघ की स्थापना किसने की थी? जो श्री संघ है उसकी स्थापना अनिल राय के द्वारा की गई थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूर्यसेन के द्वारा, ठीक है, चटगांव शस्त्रागार सूर्यसेन, तो उन्हीं के द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। आगे देखें अनुशीलन समिति जो मिदनापुर की है 1902 में स्थापित होता है, ज्ञानेंद्र नाथ बोस के द्वारा की जाती है। भारत माता सोसाइटी पंजाब में जो गठित होता है 1907 में, अंबा प्रसाद एवं अजीत सिंह के द्वारा गठित की जाती है। वहीं पर नौजवान सभा जो लाहौर में स्थापित होता है 1926 में, लाहौर भगत सिंह के द्वारा, और नौजवान सभा के क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। व्यायाम मंडल पूना में 1896-97 में चापेकर बंधुओं के द्वारा स्थापित किया जाता है। साथ ही बात करें तो स्वदेश बांधव समिति जो बारिसाल में है, ये 1905 में अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा स्थापित की जाती है। तो यहाँ पे जो प्रमुख क्रांतिकारी समूह है उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई, सन कौन सा है, ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में हमने चर्चा कर ली। हो सकता है आपको फॉन्ट छोटा लग रहा हो, लेकिन आप मेरी आवाज पे, मेरे सुनने पे ध्यान रखिएगा, तो ये सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए पत्र पत्रिकाएं एवं संपादक के बारे में जान ले, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं, एक तरफ समाचार पत्र पत्रिका दे रखा है, दूसरी तरफ प्रकाशन दे रखा है, कहां से प्रकाशन होता था, संपादक तथा संस्था का नाम दे रखा है। बंगाल गजट, इसे कलकत्ता जर्नल एडवाइजर भी कहते थे, साप्ताहिक थी ये। कब निकाला गया? 1817 में कलकत्ता से निकाला गया। और बात करें तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो बंगाल गजट का जो प्रारंभ किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा कलकत्ता से निकाला जाता था, 1880 में इसको निकाला गया। इंडिया गजट के बारे में बात करें, इंडिया गजट जो है 1887 में, ठीक है, इंडिया गजट कब? 1887 में, 1887 में कलकत्ता से हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो इससे संबंधित थे। कौन संबंधित थे? हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो जो थे, उनका संबंध किससे था? उनका संबंध जो इंडिया गजट है इससे था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला है मद्रास कुरियर। मद्रास में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो मद्रास कुरियर मद्रास से छपने वाला पहला समाचार पत्र था। और इसकी जो शुरुआत होती है कब से होती है? 1884 से मद्रास से होती है। वही हम बात करें बॉम्बे हेराल्ड, ये भी बंबई से छपने वाला प्रथम समाचार पत्र था। एग्जाम में आपसे पूछे कि बंबई से छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो बॉम्बे हेराल्ड पहला समाचार पत्र था। वही आगे बात करें इंडियन हेराल्ड, ये अंग्रेजी भाषा में था। 1795 से ये शुरू होता है, मद्रास से इसकी शुरुआत होती है। आर विलियम्स अंग्रेज द्वारा तथा हेम्फ्री के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें
दिग्दर्शन प्रथम बंगाली मासिक पत्रिका थी, ठीक है, याद रखना, जो दिग्दर्शन था वो प्रथम बंगाली मासिक पत्रिका थी। कलकत्ता जर्नल की बात कर ले, जो कलकत्ता जर्नल है ये कब 1818 से कलकत्ता से निकाला जा रहा है। बंगाल गजट की बात कर ले, प्रथम बंगाली समाचार पत्र जो था, प्रथम बंगाली समाचार पत्र 1818 से किसके द्वारा, तो जे.एस. बकिंघम के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें संवाद कौमुदी, बंगाल की साहित्यिक साप्ताहिक था, बंगाल की साप्ताहिक पत्रिका थी, 1818 से कलकत्ता से हरीश चंद्र राय के द्वारा। जो बंगाली जो संवाद कौमुदी है, किसके संपादक कौन थे, संवाद कौमुदी के संपादक थे हरीश चंद्र राय, ठीक है। चलो आगे देखें, मिरातुल अखबार फारसी भाषा का प्रथम जर्नल था, 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया। जमात ए जहानुमा, जामे जहानुमा, ये कौन सा है, ये उर्दू का प्रथम समाचार पत्र है, 1822 से कलकत्ता से राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया। बंगदूत 4 भाषाओं अंग्रेजी, बंगाली, फारसी और हिंदी में प्रकाशित होता था, 1822 से कलकत्ता में एक अंग्रेजी फर्म के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। वहीं बात करें बॉम्बे समाचार गुजराती का प्रथम समाचार पत्र था, 1822 से कलकत्ता से शुरू हुआ था, ठीक है। 1822 से राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर तथा अन्य के द्वारा शुरू किया गया था। बॉम्बे समाचार जो गुजराती का प्रथम समाचार पत्र था, ठीक है, 1822 से स्टार्ट किया गया था। आगे देखें, ईस्ट इंडियन, ये एक दैनिक पत्रिका थी, 19वीं शताब्दी में हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बात करें मुंबई टाइम्स, ये 1861 के पश्चात द टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जो विख्यात हुआ, 1838 से बंबई से प्रकाशित होता था। रॉबर्ट नाइट ने इसकी आधारशिला रखी, थॉमस बेनेट के प्रकाशन प्रारंभ किया। किसने आधारशिला रखी, रॉबर्ट नाइट ने, और थॉमस बेनेट ने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया। याद रखना, अगर जो आपसे परीक्षा में पूछे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो बंबई टाइम्स के नाम से जाना जाता था। इसका प्रकाशन 1861 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करें, रस्त गोफ्तार, ये एक गुजराती पाक्षिक यानी कि 15 दिन पे निकलने वाली पत्रिका थी, 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकाली जाती थी। हिंदू पैट्रियट 1853 में कलकत्ता से निकाली जाती थी। गिरीश चंद्र घोष बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मुख्य संपादक एवं मालिक बने, ठीक है। तो याद रखना, शुरू किसके द्वारा की गई थी, गिरीश चंद्र घोष के द्वारा, लेकिन बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बनते हैं। सोम प्रकाश की बात कर ले, प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र था, 1858 से शुरू होता है, कलकत्ता से द्वारिकानाथ भूषण के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। आगे बात कर ले, इंडियन मिरर, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, 1862 से शुरू होता है, कलकत्ता से देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। बंगाली समाचार पत्र के बारे में बात करें, यह एवं अमृत बाजार पत्रिका स्थानीय भाषा के प्रथम पत्र थे, ठीक है। 1862 में यह शुरू होता है, कलकत्ता से प्रारंभ होता है। गिरीश चंद्र घोष 1879 में इसका प्रकाशन का दायित्व S.N. बनर्जी ने संभाल लिया था। यानी कि याद रखना, जो बंगाली है, शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, गिरीश चंद्र घोष के द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में S.N. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसका प्रकाशन संभाल लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, नेशनल पेपर 1865 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद देखें मद्रास मेल, भारत का प्रथम संध्या समाचार पत्र, जो मद्रास मेल था वो भारत का पहला संध्या समाचार पत्र था, यानी शाम को आने वाला पेपर था, मद्रास से निकाला जाता था। अमृत बाजार पत्रिका के बारे में बात करें, प्रारंभ में बंगाली एवं बाद में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ ये दैनिक, ठीक है, शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जैसोर जिला से निकाला जाता था। आगे बात करें, बंग दर्शन बंगाली भाषा में कलकत्ता से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा निकाला जाता था। हिंदू स्टेट्समैन, बाद में स्टेट्समैन के नाम से निकाला जाने लगा। रॉबर्ट नाइट द्वारा कलकत्ता से 1875 में इसका प्रकाशन किया गया। द हिंदू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहले साप्ताहिक होती थी, अब तो दैनिक आती है, पहले साप्ताहिक होती थी, 1878 में मद्रास के द्वारा शुरू किया गया। GS अय्यर, ठीक है, SC राघवाचारी तथा सुब्बाराव पंडित इसके संस्थापक में से एक थे। ये द हिंदू है ना, द हिंदू से संबंधित प्रश्न 64th BPSC, कौन सी BPSC, 64th BPSC में सेम यही क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन द हिंदू के प्रकाशन में सम्मिलित नहीं थे, द हिंदू के संस्थापक सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो उसमें नाम दे रखा था GS अय्यर, C राघवाचार्य और सुब्बाराव पंडित, संस्थापक 3 लोग थे। और ये नाम याद रखना, ये द हिंदू के जो संस्थापक सदस्य थे वो थे। आगे देखें, ट्रिब्यून, ये दैनिक पत्रिका थी, लाहौर से निकाली जाती थी, और किसके द्वारा, तो दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा, ठीक है। आगे बात करें,
केसरी मराठा दैनिक पत्रिका एवं मराठा जो थी वो अंग्रेजी, यानी कि जो केसरी थी वो मराठी भाषा में निकाली जाती थी, जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में निकाली जाती थी। 1881 से बंबई से इसका प्रकाशन हुआ। तिलक, चिपलूणकर, अगरकर, ठीक है, तो इनके द्वारा इसका संपादन किया जाता था। आगे देखें, स्वदेश मित्रम तमिल समाचार पत्र था, ठीक है, अगरकर एवं केलकर के द्वारा संपादन किया जा रहा था। उसके बाद देखें, परिदर्शक एक साप्ताहिक पत्रिका थी, मद्रास से निकाली जाती थी। जेएस अय्यर इसके संपादक थे। युगांतर पत्रिका महत्वपूर्ण है, पीवाईक्यू में पूछा गया है। विपिन चंद्रपाल के द्वारा इसका प्रकाशन 1886 में किया जाता था। संध्या नामक पत्रिका के बारे में पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा संध्या पत्रिका निकाली जाती थी। वहीं अगर हम बात करें काल पत्रिका, ठीक है, 1906 बंगाल से ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा काल पत्रिका। और यहीं पर बात कर ले इंडियन सोशोलॉजिस्ट, तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्रिका 1906 में महाराष्ट्र से पत्रिका निकाली जाती थी। आगे देखें, वंदे मातरम पत्रिका पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, लंदन से प्रकाशित होती थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा निकाली जाती थी। तलवार पत्रिका पेरिस से प्रकाशित होती थी, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा निकाली जाती थी तलवार पत्रिका, ठीक है। आगे बात करें, अन्य पत्रिका कौन सी है, फ्री हिंदुस्तान, ठीक है, कौन सी पत्रिका है, फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका है, फ्री हिंदुस्तान। अब फ्री हिंदुस्तान बर्लिन से निकाली जाती थी बारिंद चट्टोपाध्याय के द्वारा। गदर पत्रिका के बारे में बात कर ले, गदर वैंकूवर से तारानाथ दास के द्वारा। रेशवा सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी के द्वारा निकाली जाती थी। बॉम्बे क्रॉनिकल दैनिक था, 1908 से पहले निकाली जाती थी अजीत सिंह के द्वारा। वहीं पर अगर हम बात करें 1913 फिरोज शाह, 1913 में क्या होता है, फिरोज शाह मेहता द्वारा प्रारंभ, संपादक बीजी हॉरीमैन के द्वारा। आगे बात करें द हिंदुस्तान टाइम्स 1920 दिल्ली से के.एम. पडिक्कर ने इसकी स्थापना अकाली दल आंदोलन के एक भाग के रूप में की थी, यानी कि द हिंदुस्तान टाइम्स जो है ये अकाली दल आंदोलन के एक पत्रिका के रूप में इसकी की गई थी। द मिलाप जो पत्रिका है दैनिक उर्दू थी, 1923 में एम.के. चांद द्वारा स्थापित था। आगे बात करें लीडर पत्रिका अंग्रेजी भाषा में निकाली जाती थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। वही हम बात करें कीर्ति पत्रिका जो है 1926 से संतोष सिंह के द्वारा निकाली जाती थी। बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक पत्रिका थी, 1927 से भीमराव अंबेडकर के द्वारा निकाली जाती थी। कुदी अरासू तमिल पत्रिका थी, 1910 में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के द्वारा निकाली जाती थी। क्रांति पत्रिका के बारे में बात करें 1927 में मराठा से एस.एन. मिजारकर, के.एन. जोगलेकर तथा सी.वी. घाटे के द्वारा। बंदी जीवन बंगाली पत्रिका है, सचिन दास सान्याल के द्वारा निकाली जाती थी। पीवाईक्यू आपसे पूछा जा चुका है बंदी जीवन के बारे में। आगे हम बात कर ले अल हिलाल पत्रिका, ठीक है, अल हिलाल। अब जो अल हिलाल है इसके बारे में आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। अल हिलाल 1912 कलकत्ता में अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाली जाती थी, ठीक। अल बिलाग पत्रिका 1913 में कलकत्ता से अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाली गई। यंग इंडिया किसकी है, 1916 में महात्मा गांधी तथा इंदुलाल याज्ञिक की है, ठीक है। कॉमनवेल्थ 1915 में प्रकाशित होती थी मद्रास से एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों एनी बेसेंट की है। वहीं हम बात करें नेशनल हेराल्ड एक दैनिक पत्रिका थी, 1938 से प्रारंभ होती है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। तो इतनी पत्र पत्रिकाएं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना है, और फिर से ये पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, वन लाइनर में, जैसे भी हो ये बार बार पूछे गए आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रमुख आयोग एवं समितियां, कौन कौन से आयोग जो है उस संबंधित है, किन किन चीजों से संबंधित थे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आमिनी आयोग जो था इसका गठन कब किया गया, 1878 में किया गया था। इस समिति ने अकाल तथा भू राजस्व से संबंधित सिफारिशें दी थी, परिणाम कुछ मतलब इसका जो भू राजस्व से संबंधित सिफारिशें दी थी। अगला देखें निकोलसन समिति 1892 में गठित किया गया। इस समिति ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित मसलों पर सिफारिशें दी थी। आगे देखें दत्त समिति 1905 में गठित होता है। इस समिति ने वस्तुओं की कीमतों के संबंध में अनुशंसाएं दी थी, मतलब वस्तु की कीमतें निर्धारित करने के संबंध में अनुशंसा दत्त समिति के द्वारा दी गई थी। मैकलॉगन समिति 1915 में आई थी। इस समिति ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें प्रदान की थी। हालैंड समिति 1916 की है। इस समिति ने उद्योग से संबंधित सुझाव दिए थे। उसके बाद बात करें मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जात आयोग, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है पीवाईक्यू में। इस समिति ने बारदौली में लगान की दरों में वृद्धि के अनुचित बताया तथा उन्हें 30% के स्थान पर 6.03% करने की सिफारिश दी। लिन लिथगो आयोग जो था 1928 में आया था।
इस आयोग ने भारत में भूमि सुधारों के संबंध में सुझाव दिए थे। ठीक है, तो कौन सी समिति ने क्या क्या सुझाव दिए, ये सारी चीजें यहाँ पे दी है। आगे देखें, विटले आयोग कब आया? 1929 में आया। इस आयोग ने तत्कालीन औद्योगिक कार्यशालाओं तथा बागान श्रमिकों के जो संबंध में अनुशंसाएं प्रदान की थी। स्प्रू समिति 1934-35 में आया। इस समिति ने मध्यम वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी के संबंध में अध्ययन पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। ठीक है, नियमन समिति 1936 में आया था। इस समिति ने केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव दिए थे। वेलवी आयोग जो आया था, इसने क्या किया? तो इस समिति ने धन के निष्कासन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से बहस की। ठीक है, आगे बात करें, इंडियन स्टैट्यूटरी आयोग या लेटन समिति। इस समिति ने केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे के संबंध में सुझाव दिए थे। आगे बात करें, वित्तीय संबंध समिति या मेस्टन आयोग, राजस्व को विभक्त मदों पे त्याग, ठीक है, राजस्व के विभक्त मदों का त्याग करने की आवश्यकता पर समिति के द्वारा बल दिया गया। ठीक है, फॉसेट समिति, इस समिति ने चुंगी तथा वेतन संबंधी सुझाव दिए थे। ठीक है, वहीं पर क्लाइड समिति जो थी 1940 में आई। इस समिति ने क्या किया कि इस आयोग का गठन तेभागा आंदोलन से प्रेरित था। आयोग ने 2/3 हिस्से बटाईदारों को देने की मांग को उचित ठहराया था। ठीक है, तो ये जो तेभागा आंदोलन से कौन सा समिति का संबंधित था? क्लाइड आयोग संबंधित था। चलिए, तो यहां पे हमने अपने इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इतिहास से संबंधित है, आधुनिक भारत से संबंधित है, उन सब पे चर्चा कर ली। और यहां से आपके परीक्षा में हर बार लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे वो किताबों से हो, संस्थाओं से हो, आयोग से हो, समितियों से हो, कृषि आंदोलन से हो, जातीय आंदोलन से हो, पत्र पत्रिकाओं से हो, वायसराय से हो, गवर्नर जनरल से हो। ठीक है, और उनके दौरान जो किए गए प्रमुख कार्य हो। तो यहां से हर बार आपके पेपर में 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 10 से 12 प्रश्न जो है आपका इस एक वीडियो को देखने से ही पूरा हो जाएगा। इस वीडियो को बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं। 2 बार देख लिए तो समझिए कि एग्जाम में 10 से 12 प्रश्न जो इतिहास के, आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं वो आपके हाथों में है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।